हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग 12th के फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे। आज 18 लेक्चर होने वाला है, लेक्चर नंबर 18, जिसमें हमने इससे पहले लेक्चर 16 में मैंने फ्लक्स पढ़ाया था। लेक्चर 17 में मैंने गॉस लॉ पढ़ाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थ्योरी था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था। आप लोग उसको ज़रूर देखना जा करके, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गॉस लॉ का क्या एप्लीकेशन है। ओके, तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन, ये लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आप गॉस लॉ को समझ के आए हो और फ्लक्स का लेक्चर देख कर आए हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग नए आए हो कोई भी, या नहीं देख पाए हो कि पिछले लेक्चर को, जरूर जाकर देखो, तब इसको देखना तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको, ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। आप बीच बीच में वीडियो को मत भगाया करो, कंप्लीट वीडियो देखो। आप लोग, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करो। बीच बीच में भगा कर मत देखा करो या अधूरा मत देखा करो। थोड़ा वीडियो बड़ा होता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को कि मैं पूरा कंसेप्ट आपको दूंगा। अब पूरा कंसेप्ट देता भी हूँ अगर आप लोग मेरे साथ बने हो तो। थोड़ा पेशेंसली आप लोग अगर पढ़ोगे ना, सब्र करके पढ़ोगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, और आपको पूरा कंसेप्ट मिलेगा, फुल्ली कंसेप्ट मिलेगा। कंसेप्ट में कोई कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगा। और मेरे चैनल के माध्यम से आपको तो कंसेप्ट दिया ही जा रहा है, नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बेहतरीन नोट्स, ना तो बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है ना कम लैंग्वेज है, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करते हुए, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए याद करना आसान हो। कंसेप्ट के साथ साथ आपको याद भी हो जाए। जब कंसेप्ट रहेगा तो याद जल्दी हो जाएगा, लेकिन याद जल्दी और भी हो जाएगा जब आपका लैंग्वेज सही रहेगा तो मैंने लैंग्वेज का भी ध्यान रखा आप लोगों के लिए। खास तौर से जो हिंदी मीडियम से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो उनको थोड़ा सा इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। तो इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखना, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो, तो आज का लेक्चर है लेक्चर 18। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक खूबसूरत लाइन के साथ। ओके, आए हो निभाने को जब किरदार ज़मीं पर, आए हो निभाने को जब किरदार ज़मीं पर, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। ये खूबसूरत लाइन था आप लोगों के नाम, आपके मोहब्बत के नाम। चलिए, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन सब। तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन करने वाले हैं। गॉस लॉ क्या था, मैं आपको थोड़ा वाइट पेज पे समझा देता हूँ शॉर्टकट में। ओके, देखो, गॉस लॉ हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस। गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। वो क्लोज सरफेस कैसा भी हो सकता है, वो स्फेयर भी हो सकता है, वो सिलेंड्रिकल भी होता है। जनरली हम लोग को अभी हम लोग को जो मिलेगा वो सिलेंड्रिकल सरफेस मिलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। गॉस लॉ जिस सरफेस पे एप्लीकेबल है उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, स्पेशली वो क्लोज सरफेस होता है। ओके, गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। अब कहो सर क्लोज सरफेस क्या होता है, तो 3D सरफेस, जैसे स्फीयर, गोला, सिलेंडर, ओके, क्यूब, क्यूबॉइड, ये टाइप का जो स्फीयर है, ये आपको क्लोज सरफेस है, 3D सरफेस है। हम लोग को यही बनाना है जनरली, और कुछ नहीं बनाना है हम लोग को, ठीक है। लेकिन किसी भी टाइप की सरफेस के लिए वो अगर कोई रफ क्लोज सरफेस है, रफ 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 मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है और 3D शेप है, क्लोज्ड है, तो उस पर भी ये गॉस लॉ एप्लीकेबल है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है, ओके, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसके साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड करता है फ्लक्स उसके चार्ज पे, कहाँ चार्ज कितना है उसके अंदर में। तो मान लो टोटल चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये डेफिनेशन मैंने हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था गॉस लॉ में। ये चार्ज कहीं भी हो सकता है, यहाँ यहाँ कहीं भी, अंदर में कहीं पर भी, ठीक है। तो कहीं पर भी चार्ज हो, चार्ज की पोजीशन कहीं पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल फ्लक्स इतना ही रहेगा, क्यू एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये कि जहाँ पर आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो एक्सपेरिमेंट आप वैक्यूम में करो, ये फ्री स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अगर इसी को आप दूसरे मीडियम में करोगे तो दूसरे मीडियम का हमको परमिटिविटी लेना पड़ेगा, लेकिन जनरली हम लोग एयर की बात करते हैं या फ्री स्पेस की बात करते हैं, यानी वैक्यूम की बात करते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्लोज सरफेस इसके साइज पे डिपेंड करता है, ये ना साइज पे डिपेंड करेगा ना शेप पे डिपेंड करेगा, सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है। चार्ज अंदर होना चाहिए। अगर अंदर चार्ज मान लो जीरो है, टोटल नेट चार्ज, अंदर चार्ज ही नहीं है, मान लो चार्ज नहीं है, बाहर चार्ज है अंदर चार्ज नहीं है, तो बाहर जीरो, अंदर वाला सिर्फ चार्ज लेंगे तो जीरो हो जाएगा फ्लक्स। मैंने इस फ्लक्स से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलने वाला है वो जीरो, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसे क्रॉस करेगा वो जीरो करेगा, नहीं करेगा, नेट जीरो। ओके, तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा दिया। एक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ये गॉस लॉ का फॉर्मूला था, सॉरी, गॉस लॉ का मैंने फार्मूला पढ़ा। टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। ओके, ये फार्मूला। एक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने फार्मूला पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा एरिया फैक्टर, यानी एरिया एलिमेंट। ओके, तो ये भी बोलते थे, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। EDS, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला हो गया क्यू एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ से। तो ये फॉर्मूला यहाँ से, इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे जानते हो आप लोग, कि देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट क्यों आया, कुछ तो उसका फायदा होगा ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर शेप के लिए आसानी से निकाल सके। हम लोग उस
कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए, माने वो ऐसे कंट्रीब्यूशन जो कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है उसके लिए भी, जिसके लिए हम लोग सिंपल मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते थे, आसान नहीं था निकालना, निकाल सकते थे लेकिन वो टफ था, कैलकुलेशन वाइज बहुत टफ था। ओके, तो ये जो लॉ गॉस लॉ आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट आया, ये कंसेप्ट कुछ ऐसे शेप के लिए, कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को आसान कर दिया। ओके, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान हो गया। तो गॉस लॉ का यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना। लेकिन उसके लिए हम लोग को एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस, अब ये समझना, अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप गॉसियन सरफेस क्या लेते हो, वो चॉइस पे डिपेंड करता है। मैंने बताया ना, गॉसियन सरफेस रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, तो गॉसियन सरफेस मे बी रियल और इमेजिनरी। ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, ये आप पर डिपेंड करता है। तो हम लोगों के सिलेबस में, एनसीईआरटी जो सिलेबस है, एनसीईआरटी के सिलेबस में हम लोगों को खुशी वाली बात है कि हम लोग को बस दो ही सरफेस की बात करना है, स्फेरिकल सरफेस की बात करना है और सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करना है, ज़्यादा सरफेस की बात ही नहीं करना है। हमारा गॉसियन सरफेस ये रहेगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। यानी इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि गॉस लॉ हमेशा यूज़फुल ही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, नहीं। गॉस लॉ यूज़फुल तभी होगा जब आप गॉसियन सरफेस सही अप्रोप्रिएट चूज़ करोगे। ये सिमेट्रिकल फिगर है, ये स्फेरिकल सरफेस जो है वो सिमेट्रिकल फिगर है। चलो समझ में आ गया। तो अब चलो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ आप लोगों को। ओके, एक ही स्लाइड है, ज़्यादा स्लाइड नहीं है, आप लोग ध्यान दे दो। ओके, तो अप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये जो पहला वाला जो है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक चीज़ और देख लो आप लोग साइड में, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज है, ओके, प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो क्या कहा था, मैंने कहा था कि आपको अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने फॉर्मूला होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, या के लिख दो, ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू बाय आर स्क्वायर, ये होता है, ये ना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके लेक्चर 5 में इलेक्ट्रिक फील्ड का जब कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था, लेक्चर 05, आप जाकर देख लेना। लेक्चर अगर नहीं देखे तो देखो तो अच्छी बात है, याद आ गया होगा। लेक्चर 05 में मैंने ये फार्मूला प्रूफ किया था। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी प्रूफ किया था मैंने। ओके, वहाँ ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपको एग्जाम में शॉर्ट टाइम में पूछता है। बोलेगा एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ऐसे बोल देगा क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालो, तो आपको ये डिफाइन होगा, ये निकालना पड़ेगा। ओके, तो एक तरीका तो मैंने लेक्चर 05 में बताया था, एक तरीका भी गॉस लॉ के इस्तेमाल करके भी आप प्रूफ कर सकते हो। ये फार्मूला आप प्रूफ कर सकते हो गॉस लॉ का यूज़ करके। तो दोनों तरीका कोई एक एग्जाम में बना देना, सवाल में बन जाएगा। गॉस लॉ से बहुत ईजी हो जाएगा, देखो करना ईजी हो जाएगा। देखो तो मैंने हेडिंग दे दिया, देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे पहले गॉस लॉ का एप्लीकेशन, सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है, यूज़ क्या है उसका यूज़ है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलो, अब ये गॉस लॉ, मैंने गॉस लॉ के लिए गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो देखो पहले मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। अब मुझे निकालना है, जैसे पॉइंट चार्ज क्यों है, आर डिस्टेंस पर मुझे, ये आर डिस्टेंस पर मुझे मान लो कि थोड़ा मैं बीच में बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे मैं एक पॉइंट चार्ज क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे आर डिस्टेंस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो ऐसे होगा। अब कैसे गॉस लॉ कैसे लगाएंगे, तो गॉस लॉ लगाने के लिए हम लोग को गॉसियन सरफेस चाहिए, माने मुझे क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्फीयर बना लेंगे ऐसे करके, या देखो डॉट भी दे सकते हो, डॉट भी इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग, थिक लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो, मोटा लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे, क्योंकि पेंसिल में डॉट देना साफ पता नहीं चलता है कॉपी पे। ओके, मैंने ये स्फीयर बना दिया। अब ये स्फीयर जो बन गया, ये स्फीयर है, गोला है, 3D फिगर है। अब ये जो ये चार्ज है, ये क्यू चार्ज इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आया तो गॉस लॉ लगा सकते हो आप, क्यों क्लोज सरफेस हो गया ये। अब ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा एरिया काट लो, एरिया को तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे करके, ये एरिया, इसका रेडियस आर है, एरिया काट लो, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी उधर ही हो गया। मैंने बताया था ना कि इस तरह एरिया वेक्टर काटना है, इधर नहीं काटेंगे एरिया वेक्टर, क्यों सर, यहाँ काटना है, इधर नहीं काटेंगे, क्यों सर, इधर काटेंगे, कहाँ पे, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही एरिया वेक्टर काटो। या तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए, सेम डायरेक्शन में आ जाए, एंगल 0 डिग्री हो जाए, या एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, तो मैं काम आसान हो जाएगा। यही काम करना है हम लोग को, ठीक है। तो मैंने इधर एरिया वेक्टर काटा, क्यों काटा समझाया। अब आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, आप गॉस लॉ लगा दो, गॉस लॉ। अब देखो मैंने बना दिया है, देखो अच्छा से फिगर देख लो आप लोग। देखो ये एक गॉसियन सरफेस है, एस नाम दे दिया इसका, गॉसियन सरफेस। और ये मैंने एक एरिया काट दिया ऐसा करके, देखो बिग बॉस का छोटा छोटा आंख दिखाई दे रहा होगा, बिग बॉस। ओके, बिग बॉस, यस, समझ आया। प्लस क्यू चार्ज है, सेंटर पर रख दिया मैंने, आर रेडियस है इस स्फीयर का। मैंने मुझे क्या चाहिए था, पॉइंट चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, भाई फॉर्मूला प्रूव करना है। कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या किए कि गॉसियन स्फीयर खींच दिए, ये गॉसियन स्फीयर यहाँ पे इमेजिनरी है, हम ड्रॉ किया हम लोगों ने,
ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि गॉसियन स्फीयर है, क्योंकि गॉस लॉ लगाना है हमें। गॉस लॉ लगाने के लिए गॉसियन स्फीयर चाहिए, गॉसियन सरफेस चाहिए। तो यहाँ पर मैंने गॉसियन स्फीयर लिया है। कहोगे स्फीयर ही क्यों नहीं है सर? स्फीयर हमारे लिए सबसे ईजी है यहाँ पे। ओके, तो हम लोग दो ही यूज़ करेंगे, या तो स्फीयर या तो सिलेंडर, ये दो यूज़ करेंगे। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर होगा, सिंपल सा बात है। एरिया वेक्टर जो काटा मैंने, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर ही होगा, क्योंकि ये एरिया ऐसे काटा है तो परपेंडिकुलर इधर ना होगा, तो सेम डायरेक्शन में हो गया। एंगल 90, एंगल 0 डिग्री हो गया इस केस में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो मैंने लिख दिया। लैंग्वेज लिखना कितना आसान है, देखो तुम लोग देखो, मैंने लिख दिया। देखो आप लोग देखो कैसे लिखा है। पहले हेडिंग देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वहाँ भी लेक्चर 5 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेक्चर 05 में भी, और यहाँ गॉस लॉ की हेल्प से पढ़ रहा है। दोनों तरीके से याद रखना जरूरी है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए ये आपको बुक में नहीं है, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको दोनों में से जो याद रहेगा उसे बना दोगे। ये बताने से क्या होगा, गॉस लॉ का आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट ओ। मैंने एक पॉइंट ओ पर पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया, पहले पॉइंट चार्ज को रख दिया। देखो पहले फिर कर दो, मैंने फिर बनाया। पॉइंट चार्ज पहले लिख दिया मैंने यहाँ पे प्लस क्यू, ओ पर रखा, ओ पे। और डिस्टेंस आर पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन वैक्यूम में रखना है। वैक्यूम मतलब तब तो एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करेंगे। वैक्यूम फिक्स है, या एयर लिख दो, या वैक्यूम लिख दो, या फ्री स्पेस लिख दो, तीनों चीज़ में से कोई एक चीज़ लिख दो चलेगा। चलो, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि आर डिस्टेंस पर है। आर डिस्टेंस बाद में लिख देंगे। चलो ठीक है, ओपी इक्वल टू आर मैंने लिख दिया, तो लिख दिया ओपी इक्वल टू आर, चिंता मत करना। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक गॉसियन स्फीयर लेते हैं, ऐसे करके खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं। क्यों लेते हैं सर गॉसियन स्फीयर? क्यों बना रहे हैं सर आप स्फीयर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि गॉस लॉ लगाना है। ओके, ड्रॉ अ गॉसियन स्फीयर। ओके, जिसका नाम दिया मैंने एस, गॉसियन स्फीयर का नाम क्या दे दिया? एस। गॉसियन सरफेस बोलो या गॉसियन स्फीयर बोलो। ओके, विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या रखा मैंने? ए। इस तरह खींचा कि सर ओ सेंटर पे आ जाए और आर उसका रेडियस बन जाए। आर रेडियस एंड ओपी इक्वल टू आर हो गया। ये लैंग्वेज मैंने लिख दिया, कितना आसान लैंग्वेज है, नोट कर लेना। अब फाई क्या? फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एस के थ्रू, जो इस स्फीयर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा टोटल वो है। और डीएस क्या है? एरिया एलिमेंट है। डीएस एरिया एलिमेंट है, लिख देंगे। एरिया एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, याद रखना बात को, ठीक है। चलो, तो फ्रॉम गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? 5/q/ε0, मैंने ये बता दिया। ये गॉस लॉ का टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, जितना चार्ज सरफेस के अंदर होगा वही लेंगे, जो अंदर वाला चार्ज होगा वही लेंगे। हम लोग आप लोगों को मैंने बता रखा है कि गॉस लॉ में चार्ज जो होता है वो इनक्लोज्ड होता है, जो स्फीयर के जो सरफेस के अंदर होगा, क्लोज सरफेस के अंदर। तो क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज लेंगे हम लोग। क्लियर हो गया? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो, अब उसके बाद देखो, q/ε0 लिख दिया मैंने। और एक हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था डेफिनेशन सर? कि ये होता है, क्या होता है फाई का फॉर्मूला, क्या होता है? इंटीग्रल ई डी एस, ये होता है फॉर्मूला, हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले। ओके, तो चलो फाई का वैल्यू रख दिया, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल कर लिया। ओके, चलो डेफिनेशन में पढ़ा था सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है ना। चलो, अब ई डी एस कॉस थीटा 0 हो जाएगा। ई डी एस कॉस थीटा का है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा हुआ ना, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ओके, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी। वेक्टर जिसको नहीं आता है आप लोग चिंता मत करना, अभी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं 11th में। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, क्रॉस में साइन आता है। और ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए भी लिख सकते हो, ऐसे ए एंड बी और कॉस थीटा ऐसे भी लिख सकते हो। थीटा जितना डिग्री हो जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ई डी एस के बीच में है, ई डी एस के बीच में है, दोनों एंगल बीच में 0 है, दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया। देखो आप लोग अच्छा से, बहुत आसान है। तो ई डी एस कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 लिख दिया मैंने, दोनों सेम डायरेक्शन में। ई डी एस कॉस थीटा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है हमारा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो डोंट वरी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल दो। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके, ऐसे क्यों लिखते हैं सर? ऐसे क्यों लिखते हैं? सांप को, नागिन सांप को आप ऐसे काट क्यों देते हैं? पेट को इसलिए काट देते हैं कि वो गोल बन जाए। गोल क्यों बन जाए सर? क्लोज स्फीयर है, क्लोज सरफेस है। तो हम लोग जानते हैं कि गॉस लॉ अप्लीकेबल इज ओनली फॉर क्लोज सरफेस, इसलिए क्लोज के लिए लगा देते हैं ई डी एस कॉस थीटा। ओके, चलो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए, निकल जाएगा। तो ई डी एस क्या है? डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा। अरे स्फीयर जो है, स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट है, ये छोटे से पार्ट का एरिया है डी एस। अब टोटल को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मिल जाएगा, टोटल जुड़ जाएंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है इसका? स्फीयर का का होता है 4πr²। जानते हो ना, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल गोला का टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इस 4πr²। 10th क्लास में, अर्लियर क्लास में पढ़े होगा, छोटे क्लास में। ओके, चलो 4πr² रख दिया मैंने, रख दो, हो गया, इंटीग्रेट करके। इन्हें कि डीएस का इंटीग्रेशन एस कर दोगे तो भी चलेगा, डीएस का इंटीग्रेशन एस लिख दो, 4πr² रख दो। मैंने डायरेक्टली 4πr² रख दिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया है 4πr² हो गया। अब उस 4πr² डिवाइड में डाल दो, डालोगे तो क्या होगा? 4πε0 के साथ कर दो, r² को q/r के साथ, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था,
समझे कुछ। ये 4πr², में 4π को एप्सिलॉन नॉट के साथ r² को q/r² कर दिया मैंने। क्लियर हो गया, कितना आसान है, देख रहे हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसका डायरेक्शन दिखा दिया, यूनिट वेक्टर लिख दिया मैंने r कैप। डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ओपी के डायरेक्शन में। ये ओपी देख रहे हो, ये ओपी के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ओपी के अलॉन्ग है, इसको ओपी के अलॉन्ग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही लिख देना, हो गया। प्रूव हो गया नहीं हो गया, बहुत ईजी है। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो तुम गॉस लॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह यहाँ तक हो गया। चलो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको आपको ऑलरेडी एक मेथड से आता है, दूसरा मेथड। ये इंपॉर्टेंट कौन है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला जो मैंने अभी थंबनेल मेरा जो बनाया हुआ है, आज का जो लेक्चर का मेन पॉइंट है वो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कुलम्ब्स लॉ को गॉस लॉ से प्रूफ कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने VVI भी लिख रखा है, जो मैं बोल देता हूँ उसको एकदम समझ जाओ कि आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। तो बोलेगा तुमको गॉस लॉ का यूज़ करके कुलम्ब्स लॉ को वेरीफाई करो, प्रूफ करो। डेरिवेशन ऑफ कुलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, क्लियर हो गया। यानी कि डिराइव कुलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ से डिराइव करो, गॉस लॉ का इस्तेमाल करके कुलम्ब्स लॉ को वेरीफाई करेंगे। कुलम्ब्स लॉ क्या था सर, तो हम लोग पढ़ते हैं ना कुलम्ब्स लॉ। दो चार्ज है, मान लो एक चार्ज Q1 है यहाँ पे, एक चार्ज Q2 है, मैं इस पे लिख रहा हूँ अभी। तो फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, F = पढ़ा था मैंने, हम लोगों ने 1/4π एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये ना हम लोग पढ़ा था, यही कुलम्ब्स लॉ था, कुलम्ब्स फोर्स था, फोर्स का फॉर्मूला F = 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये फॉर्मूला था। भाई प्रूफ करने वाले हम लोग। चलो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो गौर से देखो, फिगर देख लो। पहले हम लोग क्या करेंगे, एकदम सेम देखो, पहले ही समझो एकदम सेम। पहले एक चार्ज यहाँ ले लेंगे, चलो एक चार्ज Q1 यहाँ पे ले लेंगे, एक चार्ज Q2 ले लेंगे यहाँ पे, इसके पीछे डिस्टेंस R ले लेंगे। ओके, फोर्स हमको अब इस पर हमको क्या लाना है, गॉस लॉ लगाना है। तो गॉस के लिए एक स्फीयर खींच लेंगे, एकदम स्फीयर बना देंगे। ओके, एक एरिया वेक्टर काट लेंगे, एकदम सेम। ओके, एकदम सेम कंसेप्ट। ओके, तो देखो मैंने भी लिखा, देखो यहाँ पे, सॉरी मैंने लिखा, देखो यहाँ पे देखो, मैंने लिखा, देखो मैंने एक पहले पॉइंट चार्ज लिया था +Q1। ओके, इस पे पॉइंट +Q2 चार्ज मैंने लिखा, प्लस लिया है, माइनस भी ले सकते हो, मैंने प्लस में लिया है बाय कन्वीनियंट। ओके, फॉर द कन्वीनियंस। ओके, तो आसानी के लिए, सहूलत के लिए मैंने +Q1 +Q2 रखा है, दोनों प्लस चार्ज लिया है। ओके, चलो, तो अब ध्यान देना अच्छा से मेरी बात को, सेंटर पे +Q1 चार्ज या Q2, अभी R डिस्टेंस पर रखा हुआ है, फोर्स निकालना मुझे कि कुलम्ब्स लॉ प्रूफ करना था। कैसे निकलेगा, फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो वहाँ पर निकालो, अभी पिछला वाला, अभी ई वाला में इधर निकालो ना, इधर एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे निकालो, एकदम सेम। तो पहले देखो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। पहले मैं दो लैंग्वेज लिखा हूँ, लैंग्वेज देखो, लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 + Q2, हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, यू नो ना, ओके, यू हैव ऑलरेडी नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कुलम्ब्स लॉ। कुलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। ओके, मैंने कुलम्ब्स लॉ की जो लिमिटेशन हम लोग पढ़ते हैं, कुलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज पे। ओके, चलो, तो +Q1 + Q2 आर 2 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स O एंड P रेस्पेक्टिवली। O पर रखा हुआ +Q1 चार्ज, ओके, O पर रखा हुआ +Q1 चार्ज, P पर रखा हुआ +Q2 चार्ज, मैंने लिख दिया रेस्पेक्टिवली लगातार। ओके, रेस्पेक्टिवली वर्ड याद ना, बच्चे को कितना, बच्चे को रेस्पेक्टिवली वर्ड भी मतलब समझ नहीं आता रहता है। तो O पर रखा हुआ +Q1, P पर रखा हुआ +Q2, ऐसे समझना, इसलिए रेस्पेक्टिवली लिखा जाता है। कहाँ रखा मैंने, वैक्यूम में, वैक्यूम बोलना जरूरी है। ओके, चलो, OP = R। अब फोर्स जो लग रहा है, मैंने फोर्स मान लिया, ये फोर्स मैं मान लेता हूँ, ये जो फोर्स है, सुनो अच्छा से रुको, ये जो फोर्स है, ये फोर्स F जो फोर्स है, ये Q1 Q2 पर लगा रहा है। मैंने यहाँ पे मैं Q2 Q1 पे लगा रहा है, मैं इस बात ये फोर्स नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, मैं ये फोर्स कंसीडर कर रहा हूँ कि Q1 जो चार्ज है वो Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, मैंने F लगा दिया। तो Q2 भी Q1 पे लगाएगा उतना ही, लेकिन इस डायरेक्शन में लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मुझे वो सिर्फ हम एक फोर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। तो Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, F फोर्स लगा रहा है। ओके, तो फोर्स ऑन 2/Q1, मैंने फोर्स ये F किस पे लग रहा है, Q2 पे लग रहा है, फोर्स ऑन Q2/Q1 मैंने लिख दिया, दो लिखा मैंने, लिखा देखो, फोर्स ऑन Q2/Q1 लिख दिया मैंने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस चार्ज की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से। पहले मैंने फॉर्मूला पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि E = होता है F/Q, फॉर्मूला डेफिनेशन पढ़ा था ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर Q2 है आपके पास, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पे तो Q2 लिख दो, यहाँ पर Q2 क्रॉस कर दो। ओके, समझ में आया, वे सेम डेफिनेशन है। तो मैंने यहाँ दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q2 लिखा, मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, वेक्टर ने लिखा। अब फोर्स को क्रॉस कर दो तो क्रॉस हो गया, तो Q2 हो गया। अब क्या करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जैसे प्रूफ किया गॉस लॉ लगा के इससे पहले वाला में, तो उससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। क्वेश्चन 1 पहले मान लो, चलो
अब गॉसियन सरफेस मैंने लिखा, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस एस स्फीयर एस विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। हो गया, बहुत बड़ी लैंग्वेज को मैंने लिखा है सेम। अगर वो बनाने आ गई तो और आसान हो गया। देख रहे हो कितना आसान है, सेम सेम सिमिलर है, फिगर भी सेम है। गॉसियन स्फीयर बना दिया मैंने। अब फार्मूला गॉस लॉ का इस्तेमाल करो। गॉस लॉ का ये ना फार्मूला है, ये ना फार्मूला है, सॉरी ये ना फार्मूला है गॉस लॉ का। तो देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी एस, ये तो फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। और ये फार्मूला गॉस लॉ से आ गया क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, क्यू वन ही ना, अंदर में यही ना, ये बाहर वाला नहीं लेना है, ये तो स्फीयर पे है, ये अंदर वाला लेना है चार्ज के अंदर, स्फीयर के अंदर। तो अंदर वाला क्यू वन एप्सिलॉन नॉट हो गया। उसके बाद ई डी दोनों एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम है, फोर्स का डायरेक्शन सेम है दोनों का। तो मैंने दोनों के बीच में एंगल जीरो ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर निकाल देंगे। सेम काम जो अभी मैंने किया है, डी एस का 4πr² हो गया, बस हो गया एकदम सेम काम जो अभी मैंने किया है इससे पहले। 4πr² को डिवाइड में डाल दो, 1/4π क्यू वन बाई आर स्क्वायर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो आया है इसको यहाँ पुट कर दो, क्वेश्चन 1 में यहाँ पे, यहाँ पुट कर दो सेम। ओके, वही चीज़ है, सेम ही है एकदम। तो फ्रॉम वन मैंने इधर लिख दिया, तो इधर लिखा, इधर इधर फ्रॉम वन एफ इक्वल टू क्यू टू इंटू ई था, ई का वैल्यू रख दो, ई का वैल्यू ये वाला। तो Q2 एंड ई का वैल्यू हो गया 1/4π0 Q1 बाई आर स्क्वायर। हो गया, प्रूव हो गया। ये तो करना था, देखो आराम से आ गया। तो देखो Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, ऊपर Q1 Q2 आ गया, तो Q1 Q2 एक साथ कर दो, 1/4π आ गया प्रूव। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला 1/4π0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो था कूलम्ब्स लॉ, ये ना कूलम्ब्स लॉ प्रूव हो गया। कितना आसानी से कूलम्ब्स लॉ आ गया। तो यही कूलम्ब्स लॉ है, बहुत ईजी है कि नहीं है। चलो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। कुछ न्यूमेरिकल मैंने करवा रखा है, छोटा छोटा क्वेश्चन सब है इसका गॉस लॉ पे क्वेश्चन कुछ है। और भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन बोर्ड में उतना नहीं पूछा जाता है, इतना कराने की जरूरत नहीं। कंपटीशन का जब तैयारी करोगे आप लोग तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब बनता है इस पर, गॉस लॉ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, ठीक है। तो हम लोग इसमें हम लोग बोर्ड में कर रहे हैं, तो बोर्ड में सब नहीं आता ज़्यादा। तो मैं फिर भी सिंपल क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में MCQ में आ सकता है। तो एक चार्ज है, स्फीयर के अंदर एक चार्ज रखा, एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है। स्फीयर तो क्लोज सरफेस होता ही है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब क्यू का वैल्यू देखो कितना दे दिया है। क्यू का पहला दो एग्जाम्पल है। क्यू का वैल्यू दे दिया 8.85 माइक्रोकूलम है। तो माइक्रो मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। ओके, आप लोग जानते हो। तो मैंने 6 रख दिया, 8.85। अब फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना मुझे, मान लो। ओके, तो 5 का फार्मूला क्या होता है, क्यू एप्सिलॉन नॉट। क्यू का वैल्यू इतना था, तो उसको मैंने माइक्रोकूलम को कूलम में बदल दिया था, 8.85 है, 10⁻6। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग जानते हो 8.854 होता है, 10⁻−12 होता है। तो मैंने वैल्यू रख दिया वहाँ पे। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखो, 8 नहीं भी याद रखो चलेगा, कि एग्जाम में कभी कभी रहता है 8.54 भी होता है, लेकिन 54 की जरूरत नहीं, कि यहाँ पे वैल्यू देख लो 8.85 है, इसलिए मैं वही रखूँगा। तो 8.54 होता है, 8.85 इंटू 10⁻−12 होता है, ये होता है। इसका यूनिट भी होता है, यूनिट याद है आप लोगों को, जैसे के का यूनिट न्यूटन मीटर उसका पर कूलम उसका, इसका उल्टा होता है, उल्टा कर दो इसको। ओके, इसका होता है पर न्यूटन, या ऐसे कर दो ना, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप कूलम स्क्वायर, उल्टा हो जाता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उल्टा मैंने बोला। चलो कोई बात नहीं है, चलो ठीक है। तभी तो कैंसिल हो जाएगा, 10⁻−12 हो जाएगा, +12 में -6 गया था, +6 हो जाएगा। न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर। मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताया ना, EDS होता है, EDS। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गया ये, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन देख लो आप लोग अच्छा से। अगर मान लो चार्ज 1 कूलम हो, चार्ज अगर 1 कूलम हो, तो 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम दिया हुआ है, तो 1 कूलम, तो 1 कूलम रख दो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दो। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में MCQ में आ सकता है, बहुत ईजी क्वेश्चन सब है। अब देखो बच्चे लोगों इसको भी कंफ्यूजन होता है, 8.85 है ना, अब इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे, फटाफट करके दिखाता हूँ मैं, देखो शॉर्टकट कर दो। 8.85 को तुम क्या करो, 8.5 बोल दो, 8.5 बोल दो, 8 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। -12 ऊपर या +12, 85 का पॉइंट उड़ा दो, 10 हो जाएगा, एक और जीरो इस पर बैठा दो, 100 हो जाएगा, 100/50 काट दो, कितना आसान ही होगा, देखा, 10⁻11 बच गया, एक जीरो ऊपर से मैंने ले लिया। अब इसको काटो, 20×5 100, 17×5 85, 20/17 बच गया। 20/17 को 17 से 20 से में भाग करना बहुत आसान है, 17 से 20 में भाग करना आसान है, तो 17×17 3 बच गया, 30, 17×2 34, 1.2 10⁻11 न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। छोटा सा नंबर था, बहुत ईजी। तो ये आपका गॉस लॉ पे कुछ 2 ठो मैंने एग्जाम्पल करवा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, सब स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ओके, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देख लियो, अच्छी बात है, लाइक कर देना, भी लाइक करके जाना। ओके, बिना लाइक किए मत जाना, और दोस्तों में खूब शेयर करना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए चलो मैं आप लोगों को गाना गा के सुनाता हूँ, छोटा सा, बहुत मनपसंद गाना। ओके,
मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे। हर कहानी में, सारे किस्सों में, दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में, जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे। ऐ खुदा खुदा, जब बना उसका ही बना। चलो अच्छा लगा। हाँ चलो, ये कब सर कल भी गाए थे शायद, यही गाना मैंने गा दिया था, तो चलो कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं गा दूंगा। लेकिन ये लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। तो उम्मीद करते कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक करके जरूर जाना। और जो न्यू व्यूअर्स आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में इसी चैनल पर जिसका नाम है उन्नति एहसान। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बी हैप्पी, नो बीपी, टिल देन टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय, सी यू।